एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, संचार या संप्रेषण, कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, अर्थ कॉमन है, इसके बाद फिर इसके तत्व, संचार के तत्व, संचार के माध्यम, फिर इसके लक्षण हैं, संचार के प्रकार, इसका महत्व, अच्छे संचार की विशेषताएं, फिर बाधाएं, फिर बाधाओं को दूर करने के उपाय और लास्ट में निष्कर्ष। इतनी चीजें हमें संचार के अंतर्गत पढ़ना। देखिए, संचार की जो तुलना है वो कोशिकाओं से या रक्त से की गई। संचार का संगठन में वही महत्व है जो शरीर में कोशिकाओं का होता है या रक्त का होता है। जिस तरीके से शरीर में अगर रक्त नहीं है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार अगर किसी संगठन में उचित संचार की व्यवस्था नहीं है तो वो संगठन सही ढंग से काम नहीं कर सकता। संगठन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, संगठन में जो विवाद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी संघर्ष होते हैं, झगड़े होते हैं, कार्यों में दोहराव, ओवरलैपिंग होती है, वो संचार के अभाव की वजह से ही होती है। संचार की उचित व्यवस्था अगर संगठन में नहीं है तो संगठन में संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों में, कार्मिकों में, और कार्यों में दोहराव या कार्यों में अतिराव की समस्या बनी रहती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लोगों को ये पता नहीं चल पाए कि कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है तो वो व्यक्ति उसी काम को करने में लग जाता है जो दूसरे कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है कार्यों में दोहराव होता है, फिर इससे झगड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, है ना। तो उचित संचार के माध्यम से इन सभी का निराकरण संगठन में संभव होता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि हर संगठन में संचार की उचित व्यवस्था होना जरूरी है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया है। जैसे मैंने बताया कि संचार की तुलना बिलट से की है। संचार संगठन की रक्त धारा, ये मिलेट का ऐसा कहना है ना। संचार संगठन का प्रथम सिद्धांत, यानी संचार को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संचार में जितने भी संगठन के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत संचार। और फ्रांसिस लिकर्ट कहते हैं कि संचार प्रबंध का हृदय है। तो इस तरीके से अलग अलग विचारकों ने संचार को अलग अलग नाम दिया है। यहां से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है ना। विचारक का नाम पूछ करके एक कोटेशन दे सकता है कि संचार को संगठन की रक्त धारा कहने वाले विचारक कौन है, या संगठन का प्रथम सिद्धांत संचार को किसने कहा है, किसने माना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 मार्क्स बन सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट से मैंने इसमें लिखा हुआ है, बुकलेट में या नोट्स में जो है ये सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक, अब इसके मीनिंग की अगर बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो उसको हम जो है ऐसे समझ सकते हैं कि संचार का जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिको से बना है, कम्युनिको, और इसका अर्थ होता है साधारण। लैटिन भाषा का जो शब्द है कम्युनिको से बना है, कम्युनिकेशन, और इसका मतलब होता है साधारण। लेकिन अगर हम प्रबंध के मामले में संचार को देखें, संचार का जो प्रबंध में अर्थ देखें तो बहुत अलग अर्थ लगाया जाता है। नॉर्मली जो संचार है उसको हम सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं, समझते हैं, है ना। संचार का जो सामान्य अर्थ होता है वो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। लेकिन मैनेजमेंट में संचार का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग, है ना। प्रबंध में संचार का मतलब सूचना नहीं बल्कि क्या होता है, समझ। समझ मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सूचना भेजी गई है और उस सूचना को वो समझ जाता है और समझ करके
वो अपना फीडबैक देता है या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रिएक्शन देता है, तो हम उसको मानेंगे कि संचार हो गया है ना। जैसे हमने किसी को कोई बात कही और उसने पता चला सुना ही नहीं, तो आपने तो बोल दी, लेकिन जब उसने सुना ही नहीं तो संचार कैसा? अगर आपने किसी को कोई बात कही है और उसने वो सुन ली है और सुनने के बाद वो समझ भी गया है, और समझ गया है ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें जो है उसकी प्रतिक्रिया से पता चलेगा, फीडबैक से पता चलेगा। वो प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है ना। जैसे मैं क्लास में कोई बात कहता हूं तो मुझे फीडबैक कैसे मिलता है? बच्चों की प्रतिक्रिया से, ऐसे स्माइल दे करके तो समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ में आ गया, मुझे पता चल जाता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो मतलब संचार नहीं है ना। इसलिए संचार को समझ माना जाता है कि संचार वह है जो समझा गया है, संचार वह नहीं है जो कहा गया है, संचार वह है जो समझा गया है। केवल आपने कह दिया है तो संचार नहीं है, आपने कहा और सामने वाले उसको समझ गया है, और समझने के बाद जो है उसमें वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक देता है, तो जो है मान लिया जाता है कि संचार हो चुका है ना। तो ये है प्रबंध में संचार का मतलब। लेकिन तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंध में संचार से आशय सूचना नहीं बल्कि समझ है, अर्थात प्रबंध में संचार वह नहीं है जो कहा गया है बल्कि वह है जो समझा गया है। मतलब समझ ही जो है मेन संचार का तत्व है ना। अगर व्यक्ति ने किसी चीज जो भी सूचना भेजी गई है वो अगर उसको समझ गया है, समझ करके जो है वो कोई फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया देता है, तो जो है उसको संचार माना जाता है वास्तव में। मतलब संचार की पूर्णता इसी में निहित है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका फिर आगे और मीनिंग लिखा हुआ है, वही जो मैंने अभी बताया कि किसी व्यक्ति को, एक्चुअली इसमें को छूटा हुआ है, किसी व्यक्ति को कोई सूचना भेजने पर जब वह व्यक्ति उस सूचना को समझ जाता है और समझ करके फीडबैक देता है तो उसे ही जो है संचार माना गया है मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो इसमें समझ इंपॉर्टेंट है और फीडबैक इंपॉर्टेंट है। समझ जो है हमें फीडबैक से पता चलती है, किसी की प्रतिक्रिया हमें फीडबैक के माध्यम से पता चलती है, तो ये खास तत्व माने जाते हैं। फीडबैक के द्वारा ही जो है हमें संचार की पूर्णता पता चलती है, संचार के बारे में जानकारी मिलती है कि संचार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से प्रबंध में संचार का मतलब। तो ये चीज इसमें एक और मीनिंग इसमें लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने संदेशों, भावनाओं, विचारों तथा तर्कों का विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं, और जिसमें सूचना प्राप्तकर्ता उसी तरह से समझे जैसा कि प्रेषणकर्ता उसे समझाना चाहता है ना। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक जो सूचना प्रदान करने वाला है उसने कोई सूचना दी तो सामने वाला उस सूचना को वैसा ही समझे जो सूचना उसने भेजी है। तो जिस रूप में सूचना को भेजा गया है उसी रूप में अगर वो सामने वाला उस सूचना को समझता है तो उसको संप्रेषण कहा जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो सूचना भेजी गई है, जिस पर्पस से भेजी गई है, वो सूचना जो है अलग तरीके से उसको समझ लिया जाता है ना। मतलब जो सूचना एक्चुअल में है नहीं उसको दूसरी रूप में समझ करके और अलग तरीके से फीडबैक दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे राजनीतिक जो होते हैं वही बात है कि मेरे कथन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, वही बात है ये, है ना। जिस एस्पेक्ट से, जिस पर्पस से या जिस अर्थ में वो सूचना भेजी गई है उसका दूसरा अर्थ कभी कभी निकाल लिया जाता है, तो उसको संचार नहीं कहते हैं, है ना। अगर संचार जो सूचना जो भेजी गई है उसी जिस रूप में सूचना भेजी गई है, अगर उसी रूप में उसको समझ लिया जाता है, उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाता है, गलत अर्थ नहीं निकाला जाता है, उसी रूप में उसको समझा जाता है, तो उसको हम वास्तव में संचार मानते हैं। मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से 2-3 अर्थ मैंने अलग अलग बताए हैं।
और इसके बाद फिर इसके तत्व हैं, संचार के तत्व, एलिमेंट्स हैं। ये वाली लास्ट वाली है ना, ये अर्थ ज्यादा इफेक्टिव, इसको हम 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर संचार के तत्वों के बारे में। संचार में खास 5 तत्व पाए जाते हैं, ये जो लिखे हुए हैं, मतलब इन 5 तत्वों का होना किसी संचार की पूर्णता के लिए जरूरी होते हैं। यानी संचार को पूर्ण मानने के लिए या उसकी पूर्णता के लिए इन 5 तत्वों का होना जरूरी है। अगर इसमें एक तत्व नहीं है तो संचार पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, संचार की पूर्णता नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले आता है मैसेंजर, यानी संदेश भेजने वाला, है ना, संदेश भेजने वाला। फिर संदेश यानी मैसेज क्या भेजा जा रहा है, फिर उसका माध्यम, किस माध्यम से उस संचार को भेजा गया है, भेजा जाना है। फिर उसको प्राप्त करने वाला, है ना, प्राप्त करने वाला फीडबैक देता है, तो फीडबैक इसका एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि फीडबैक से जो है संचार हुआ या नहीं हुआ है इसका पता हमें चलता है। ठीक है, तो इन 5 तत्वों के आधार पर ही जो है संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें से अगर एक तत्व नहीं है या मिसिंग है तो जो है उसको संचार नहीं कहा जाएगा, यानी उसकी पूर्णता नहीं हो पाएगी, सुनिश्चित नहीं होगी। इसी को फिर मैंने डायग्राम के माध्यम से आगे बताया है। इस तरीके से ये ऐसे चलता है, देखिए संचार, ये संदेश वाहक है यानी भेजने वाला है, मैसेंजर, फिर संदेश है मैसेज, और उसको फिर प्राप्त करने वाला है, एरो बना हुआ, और ये माध्यम, किस माध्यम से उसको जो है भेजा जाना है वो, और माध्यम जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग माध्यम अपनाया जाता है, तभी जो है वो मैसेज सही स्थान पर पहुंच पाएगा, है ना। अगर गलत माध्यम हमने यूज कर लिया तो मैसेज सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरीके से प्राप्तकर्ता, फिर प्राप्तकर्ता क्या करता है, फीडबैक देता है। फीडबैक किसको देता है, जिसने संदेश भेजा है। इस माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि वास्तव में जो मैंने मैसेज भेजा था उसको मिल गया है और वो समझ भी गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 तत्वों को हम ऐसे एक डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। फिर सेनान तथा वीवर का एक मॉडल है जो संचार के तत्वों को उन्होंने व्यक्त किया है ना। संचार के जो तत्व हमने पढ़े हैं, ये 5 तत्व के अलावा कुछ और तत्व भी जो है इन्होंने बताए हैं। ये 8 तत्व इन्होंने बताए हैं। सेनान तथा वीवर द्वारा जो मॉडल दिया गया है, विचारक का नाम है सेनान तथा वीवर, उन्होंने संचार के 8 तत्व बताए हैं मॉडल के माध्यम से, जिसमें 5 तो यही है, बाकी 3 तत्व उन्होंने और बताए। संदेशवाहक वही है, हमने पढ़ा, संदेश वही है। इनकोडिंग इसने अलग तत्व दिया। इनकोडिंग का मतलब होता है जो संदेश है उसको जो है संकेतों के में विभक्त कर देना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब किसी को भेजा जाता है संदेश को, तो उनको जो है संकेतों में प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। तो माध्यम होता है, इसमें इनकोडिंग एक अलग है। फिर प्राप्तकर्ता हो गया, प्राप्तकर्ता। फिर डिकोडिंग, यानी जो संकेतों के रूप में उसको व्यक्त किया गया है, मतलब विभक्त किया गया है, उन संकेतों को पुनः शब्दों के रूप में या मैसेज के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। इनकोडिंग का उल्टा डिकोडिंग होता है। और नॉइज यानी शोरगुल। शोरगुल मतलब होता है डिस्टरबेंस। किसी भी संचार को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो हर स्तर पर डिस्टरबेंस होता है ना। शोरगुल, उसको डिस्टरबेंस मतलब भेजने में जो बाधा उत्पन्न होती है, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान को, या किसी व्यक्ति को जब हम मैसेज को भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। माध्यम की बाधा होती है ना। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, पता चला कि ये इसका बैटरी खत्म हो जाए या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो मैसेज मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब तक जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो कई तरह की बाधाएं जो है आती हैं, हर स्तर पर ये बाधा हो सकती हैं, शोरगुल हो सकता है, तो इसको बोलते हैं नॉइज। और लास्ट में आता है फीडबैक, और फीडबैक के माध्यम से जो है लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो भी मैसेज भेजा गया है उस मैसेज को प्राप्त करके
समझ करके उसके संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेनान तथा वीवर मॉडल, जिसमें उन्होंने 8 तत्व संचार के बताए हैं। 5 तत्व वही है, इसमें 3 तत्व नए जोड़े गए हैं, उन्होंने जोड़े हैं। एक तो इनकोडिंग है, डिकोडिंग है और नॉइज यानी शोरगुल। तो पर्टिकुलर आपको संचार के तत्व जो है इनके पूछ सकता है। सेनान तथा वीवर द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसमें संचार के कुल कितने तत्व बताए गए हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वैसे नोट्स में जो आप बुकलेट पढ़ेंगे तो उसमें इनका सबका डिटेल भी दिया हुआ है ना। इसके बाद आता है संचार के माध्यम ना। संचार के तत्व के अंतर्गत एक हमने पढ़ा है माध्यम, मीडियम। तो माध्यम मुख्य रूप से 3 माध्यम है, यानी किसी भी संचार को जब हम भेजते हैं तो उसमें 3 माध्यम हो सकते हैं, 3 मीडियम हो सकते हैं, चैनल हो सकते हैं। इनका भी डिटेल बुकलेट में दिया हुआ है कि श्रव्य का मतलब क्या होता है, दृश्य का मतलब क्या होता है, शब्द दृश्य क्या होते हैं। तो इनको जो है हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। तो श्रव्य का मतलब होता है कि ऐसा संचार जिन्हें हम केवल सुन करके उसको समझते हैं या सूचना प्राप्त करते हैं। कोई भी सूचना जब हम केवल सुन करके, केवल और केवल सुनना है, मतलब देखने का उसमें कोई रोल नहीं होता है, केवल सुनकर के जब हम सूचना प्राप्त करते हैं या उसको समझते हैं तो उसको बोला जाता है श्रव्य। इसमें जैसे रेडियो है, टेलीफोन है ना, रेडियो है, टेलीफोन है, ये जो है कहे जाते हैं श्रव्य, मतलब केवल हम सुन रहे हैं, इसमें देखने का कोई रोल नहीं होता है ना। इसमें साक्षात्कार भी एक्चुअली है। देखो साक्षात्कार जो है ये इसमें श्रव्य के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे कि साक्षात्कार श्रव्य तो दिख भी रहा है लेकिन साक्षात्कार को श्रव्य के अंतर्गत रखा है क्योंकि उसमें सुना जाता है, मतलब देखना। अब देखते तो है ही खैर कौन व्यक्ति है, लेकिन उसमें पहचान इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। व्यक्ति कौन है, मतलब ये नाम तो खैर देखेंगे कि भाई कौन व्यक्ति आया है, लेकिन उसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो पहचान के आधार पर अगर नंबर देंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा, सोर्स वाली बात आ जाएगी, है ना। तो उस व्यक्ति की पहचान इसमें नहीं देखी जाती, उसकी योग्यता देखी जाती है, यानी उसको सुनकर के इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये है श्रव्य का उदाहरण। साक्षात्कार है, रेडियो है, टेलीफोन है, ये ठीक है। दृश्य मतलब इसमें देख करके हम किसी चीज को, कोई सूचना प्राप्त करते हैं, है ना। देख करके सूचना प्राप्त करते हैं, उसमें हाँ वीडियो कॉल हो गया, है ना, मोबाइल हो गया, नहीं टेलीविजन हो गया ना, और पुस्तकें हैं, पोस्टर हैं, फोटो हैं, है ना, गूगल देख करके। देखो इसमें जो है श्रव्य के अंतर्गत सा आते हैं, सा से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं, इसमें पा से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं, है ना। फोटो है, पोस्टर है ना, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, ये जो है पा से है। दृश्य यानी पा और श्रव्य यानी सा, है ना। साक्षात्कार, सम्मेलन है, समितियां हैं, ये जो है इसमें आ जाते हैं। और इसमें फोटो, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, झंडे ये आते हैं। टेलीविजन भी आ जाता है। श्रव्य दृश्य इसमें दोनों चीजें हैं, मतलब हम सुन करके भी और देख करके भी जब हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं, किसी चीज को समझते हैं, तो उसको कहा जाता है श्रव्य दृश्य। ठीक है, हाँ सॉरी, टेलीविजन इसमें आएगा, टेलीविजन इसमें आएगा, टेलीविजन दृश्य मैंने बोल दिया था, वो गलत है। ये टेलीविजन जो इसमें आएगा, सिनेमा है, चलचित्र वगैरह जो होते हैं उसमें आएंगे। और उसमें आता है व्यक्तिगत प्रदर्शन। जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ या किसी संगठन के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, मतलब उसमें वो कुछ मतलब बोलता भी है, नारे भी लगाता है और कुछ करता भी है ना। जैसे मान लीजिए पानी की समस्या है तो बर्तन वगैरह इकट्ठे करके वहां पर नारे लगाए जाते हैं ना, तो इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें ये दोनों चीजें देख कर की जाती है, मतलब कुछ चीज देखते भी हैं हम, सुनते भी हैं। तो देख करके सुनकर दोनों से जो है जब हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको हम श्रव्य दृश्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से ये 3 माध्यम किसी संचार को प्राप्त करने के अपनाए जाते हैं। इसके बाद संचार की प्रगति या लक्षण विशेषताएं।
या संचार की प्रकृति, लक्षण, विशेषता, हाँ तीनों चीजें, तीनों में से कोई भी एक आ जाता है, आपको ये लिखना है पॉइंट। संचार एक सतत तथा गतिशील प्रक्रिया है। सतत मतलब हमेशा चलने वाली है, क्योंकि संचार के बिना कोई भी संगठन जीवित नहीं रह सकता है, यानी मृत देह के समान ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। मतलब एक क्षण अगर संचार नहीं है तो संगठन बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। तो संचार सतत प्रक्रिया यानी संचार की व्यवस्था हमेशा जरूरी होती है। गतिशील का मतलब होता है इसमें निरंतर सुधार या निरंतर इसमें प्रोग्रेस की जरूरत पड़ती है ना। समय के हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाते हैं, प्रोग्रेस की जाती है। तो इस तरीके से सतत भी है और गतिशील प्रक्रिया इसको माना जाता है। द्विमार्गी संचार इसको बोलते हैं, है ना। प्रबंध जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ कह देना, मतलब हमने किसी को कहा वो एक मार्गी हो गया, है ना। अगर हमने किसी को कहा है तो एक मार्गी है, लेकिन प्रबंध में एक मार्गी संचार है ही नहीं। द्विमार्गी संचार क्यों है? क्योंकि जब तक वो अपना फीडबैक नहीं देगा हमें, हमने किसी को कोई बात कही है, उसका फीडबैक हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम संचार तो मानेंगे नहीं। लेकिन वो आपने जो दृश्य बताया था, पोस्टर, फोटो, फिर वो तो एक मार्गी होगा, तो कम्युनिकेशन वहाँ कैसे होगा? नहीं, उसमें प्रतिक्रिया तो कुछ ना कुछ रहती है ना व्यक्ति की। किताब पढ़ रहे हैं, एक मार्गी का वहाँ से फीडबैक नहीं, उस मतलब हमने पढ़ करके कुछ ना कुछ तो हम व्यक्त करते ही हैं, किसी को बताते हैं, ये जो भी हो भाई। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ लिया बस, कुछ ना कुछ जो है प्रतिक्रिया तो उसमें होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इसमें जैसे हमें किसी ने कोई बात कही तो उसमें डायरेक्ट प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया तो व्यक्त होती है। किसी को जैसे हमने कोई पढ़ा तो किसी को बताया देखो ये आया, पेपर में आया। जैसे अब मैं आज पेपर में जैसे मैंने है ना, जैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही तो मैंने पढ़ा और आपको बताया, तो वो एक प्रतिक्रिया हो गई एक तरीके से। मतलब वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है ना। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली जो संचार होता है प्रबंध में वो द्विमार्गी संचार होता है, यानी जो भी हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले तक पहुंचती है और सामने वाला उसकी प्रतिक्रिया हमें व्यक्त करता है। मानवीय प्रक्रिया है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि व्यक्ति इसमें मतलब व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करते हैं, व्यक्ति करते हैं, मतलब समाज के लोग हैं या मानव हैं, उनके द्वारा ही जो है संचार किया जाता है। इसलिए उसको बोलते हैं मानवीय प्रक्रिया। मानव के द्वारा मानव के लिए की गई व्यवस्था। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? अच्छा, हाँ, तो मानवीय प्रक्रिया का मतलब होता है ये मानव के लिए है ना, मानव द्वारा मानव के लिए की गई प्रक्रिया। मतलब एक व्यक्ति जो है यानी एक मानव दूसरे मानव से संचार करता है। हालांकि पशुओं से भी संचार होता है, पशुओं से भी बोलचाल होता है, लेकिन इसको मानवीय प्रक्रिया मानते हैं संचार के अंदर, है ना। कई लोग जो है पशुओं से बातचीत करते हैं, जैसे अब डॉगी हैं उनसे भी बातचीत होती है ना। पैरेट्स होते, तोते होते हैं, उनसे भी बातचीत होती है, वो भी बोलता है। लेकिन संचार को मानवीय प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि मानव द्वारा मानव के लिए जो है किया गया संचार, और उसमें ही प्रॉपर फीडबैक होता है ना। इसीलिए मानवीय प्रक्रिया इसको माना गया है। पशुओं के साथ संचार जो होता है उसमें प्रॉपर फीडबैक नहीं आता है, इसलिए जो है इसको संचार को मानवीय प्रक्रिया माना गया है। सामाजिक प्रक्रिया समाज के लिए होती है, समाज के हित के लिए इसको माना जाता है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के हित के लिए जो है इसको संपादित किया जाता है ना। कोई भी हम मान लीजिए जैसे किसी से कोई रिश्ता करना है, यानी शादी संबंध स्थापित करना है, तो हम उसके लिए संचार करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, फोन पर वार्तालाप करेंगे, वहां पर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एक सामाजिक कार्य के लिए काम होता है। हम किसी से कोई बातचीत करते हैं, या हमें जो है कोई मान लीजिए गणेश उत्सव चल रहा था तो उसमें जो है हमें गणेश जी रखना है, तो उसके लिए जो है हम आपस में बातचीत करते हैं, है ना। अभी जैसे अब गरबे का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है ना। तो जो भी संचार होता है वो एक सामाजिक कार्यकलापों के लिए होता है, सामाजिक गतिविधियों के लिए होता है, इसलिए उसको सामाजिक प्रक्रिया बोला जाता है ना। अभी जो 9 दिन चला गणेश उत्सव का माहौल, अब जो है गरबे का माहौल स्टार्ट होने वाला है ना। इंदौर में जो है मतलब बहुत सारे इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। अब मतलब 9 दिन अब एकदम उसकी धूम चलेगी, 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो पितृपक्ष है, अब इसमें जो है
प्रैक्टिस चलती है। अभी जो है 15 दिन प्रैक्टिस चली, गरबी की प्रैक्टिस हो रही है ना। फिर 9 दिन जो है गरबी की धूम हर जगह, मतलब छोटी जगह भी गरबे होते हैं, बड़ी जगह जैसे अब अभिव्यक्ति गरबा है, बास्केटबॉल है, इधर दशहरा मैदान है, यहाँ पर चलते हैं तो है ना, हाँ वो भी चलता है। तो इस तरीके से माहौल होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, सारी जो एक्टिविटी होती हैं, इसमें संचार जरूरी होता है, क्योंकि संचार के माध्यम से ही जो है ये सब एक्टिविटी संचालित की जाती हैं। और ये सामाजिक गतिविधियां होती हैं, तो सामाजिक गतिविधियों के लिए संचार किया जाता है, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक का मतलब हर जगह इसकी विद्यमानता है ना, हर संगठन में, हर देश में, हर राज्य में, हर समाज में इसकी विद्यमानता है, यानी सभी जगह जो है ये संचार होता है, पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक या व्यापक प्रक्रिया माना गया है। उचित माध्यम की आवश्यकता ना, संचार के लिए सही माध्यम जरूरी है। और वो सही माध्यम कैसे होना चाहिए, किसके अनुकूल होना चाहिए, संचार की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। जब हम आगे अच्छे संचार की विशेषताएं पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र आएगा। अच्छा संचार वही है जो संदेश या जो सूचना है उसकी प्रकृति के अनुरूप जो है माध्यम सिलेक्ट हो या माध्यम अपनाया जाए, है ना। तो जिस तरह का संदेश है, जिस तरह का मैसेज है, उसके अनुकूल हमें माध्यम का उपयोग करना चाहिए, तभी जो है वो गंतव्य स्थान तक सही व्यक्ति तक पहुंच सकता है ना। जैसे हमें जो है किसी को ईमेल का एड्रेस भेजना है, तो आप अगर फोन पर उसको बताओगे ईमेल का एड्रेस, तो पता चला कहीं पॉइंट इधर उधर हो गया तो वो सही स्थान पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसका सही तरीका है भैया, आप उसको जो है डायरेक्ट वहां से उठाओ, जो आपका मेल जहां पर आपने लिख रखा है, बस उसको जो है भेज दो, तो सही तरीके से वो पहुंच जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जिस तरह का मैसेज होता है उसके अनुरूप आपको माध्यम का प्रयोग करना होता है, ताकि जो है सामने वाला उसको समझ पाए, सामने वाले को वो पहुंच जाए सही तरीके से। तो ये है उचित माध्यम का प्रयोग, यानी संदेश के, सूचना की प्रकृति के अनुरूप जो है माध्यम का उपयोग करना। ये एक्चुअली विकसित करने का यंत्र, ये कुछ इसमें देखना, इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या? हाँ वही मैं कह रहा था कि कुछ वर्ड जो है इसमें मिसिंग लग रहा था। हाँ, संबंध विकसित करने का यंत्र है। संबंध विकसित करना मतलब लोगों के साथ जो संबंध है उनको विकसित करना, अच्छे संबंधों को विकास करने का एक साधन है, एक यंत्र माना जाता, टूल माना जाता है ना। जैसे मैंने बताया था कि संचार अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपस में मनमुटाव, फ्रैक्शंस हो जाते हैं, है ना। मतलब उसमें ये रहता है कि भाई सामने वाला उसके बारे में नहीं समझ पाता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना। और वो फिर उसके बारे में कुछ गलत ही सोच लेता है, गलत धारणा बना लेता है, तो इससे जो है झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप होना। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, यानी उनके बीच संपर्क नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर संचार नहीं हो पा रहा है, तो जो है गलत धारणाएं जो है एक दूसरे के प्रति बन जाती हैं और इससे जो है मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए प्रॉपर संचार होना जरूरी है, संचार की उचित व्यवस्था होना जरूरी है, जिससे जो है जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, मनमुटाव वो दूर हो जाते हैं। तो संबंध विकसित करने का ये यंत्र माना जाता है, यानी लोगों के बीच अच्छे संबंध संचार के माध्यम से विकसित हो सकते हैं। अगर प्रॉपर अगर संचार हो रहा है, रेगुलर संचार हो रहा है, तो इस तरह की समस्या नहीं आती है मनमुटाव की। प्रबंधकीय तथा प्रशासकीय कार्य, संचार को जो है, देखो संचार को हम प्रबंध के कार्य के रूप में पढ़ रहे हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें टॉपिक ही दिया गया है प्रबंध के कार्य, उसमें संचार दिया हुआ है। तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि संचार के माध्यम से बहुत सारे कार्यकलाप हम कर लेते हैं। जो प्रबंधक हैं, ऐसा कहा जाता है कि प्रबंधक का सबसे ज्यादा जो समय है वो संचार में बीतता है, क्योंकि प्रबंधक का काम ही है लोगों से कांटेक्ट करना, ऑर्डर देना। क्योंकि प्रबंधक तो काम कुछ करते नहीं है ना, केवल आदेश देने का काम करते हैं, है ना। तो वो आदेश कैसे देते हैं? संचार के द्वारा देते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रबंधक का सबसे ज्यादा जो समय है वो संचार में ही व्यतीत होता है। इसलिए प्रबंधक का या प्रबंधक का अच्छा काम माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसको माना जाता है। और प्रबंधकीय प्रशासन दोनों का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी प्रबंधक है,
वो जो है संचार के माध्यम से ही अपनी बात, अपने आदेश जो है अधीनस्थों तक पहुंचाते। एक कलेक्टर है, कलेक्टर का भी वही है, आदेश देना, सूचनाएं भेजना, है ना, किसको क्या काम करना है, वो जो है संचार के माध्यम से ही उनको उन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में इसको देखा जाता है। सेतु की तरह काम करता है, संदेश वाहक तथा प्राप्तकर्ता, इन दोनों के बीच जो है ये सेतु के रूप में काम करता है, हमेशा जो है दोनों को जोड़ करके रखता है। या हम ऐसा कह सकते हैं उच्च पदाधिकारी तथा अधीनस्थ के बीच, उच्च पदाधिकारी तथा अधीनस्थ के बीच सेतु के रूप में काम करता है। संदेश भेजने वाले तथा संदेश को प्राप्त करने वाले के बीच जो सेतु के रूप में, पुल के रूप में काम करता है। विचारों का अभिव्यक्ति, सूचना के संचार के माध्यम से एक व्यक्ति जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, व्यक्त करने का काम करता है ना। तो संचार के माध्यम से सूचनाओं की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति आसानी से संभव होती है। सूचना तथा समझ दोनों सम्मिलित होते हैं। अभी मैंने बताया था कि प्रबंध के अंदर एक सामान्य, अगर बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो संचार मतलब सूचना मानी जाती है, एक साधारण अर्थ है इसका। संचार का साधारण अर्थ है सूचना भेजना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। लेकिन प्रबंध के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो संचार में सूचनाएं भी सम्मिलित हैं और समझ भी सम्मिलित है, तो दोनों को इसमें सम्मिलित माना गया है। प्रबंध के एस्पेक्ट से जब हम संचार को समझते हैं, संचार का मीनिंग निकालते हैं, ठीक है, सूचनाएं भी हैं इसमें और समझ भी है। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में संचार को देखें तो सूचनाएं, लेकिन प्रबंध के एस्पेक्ट से हम देखें तो सूचना भी है और समझ भी है, यानी लोगों में सूचनाएं तथा समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संचार मानी जाती है प्रबंध के अंतर्गत। व्यापक शब्द है, संचार जो है व्यापक शब्द है क्योंकि संचार में बहुत सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। संचार के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपने विचारों को व्यक्त करता है। एक जो एक टीचर है अपने विचार संचार के माध्यम से व्यक्त करता है। एक उच्च पदाधिकारी आदेश संचार के माध्यम से देता है। एक साहित्यकार जो है अपनी जो साहित्य की बातें हैं वो संचार के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इसलिए इसको व्यापक शब्द कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है संचार का अपने अपने तरीके से उपयोग करते हैं और संचार के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं। संगठन में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। संगठन में जो है संचार के माध्यम से विभिन्न कार्मिकों के बीच समन्वय या समायोजन स्थापित किया जाता है, यानी उनके बीच जो झगड़े हैं, संगठन में जो कार्यों में दोहराव होता है, अतिराव होता है, उसको दूर करके संगठन में तालमेल या समायोजन स्थापित करना काफी आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से संगठन के लक्षण प्रकृति के बारे में मैंने बताया है। इसके बाद आता है संचार के प्रकार। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली संचार के प्रकार के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं और यहाँ से पर्टिकुलर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे बन सकते। कोई पर्टिकुलर जैसे उसने पूछ लिया अधोगामी संचार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इनको जो है हम अलग अलग, इनकी इंग्लिश आगे लिखे हैं, वैसे यहाँ पर चूंकि स्पेस नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाया, आगे सभी के इंग्लिश आपको मिल जाएंगे। तो इनको जो है पर्टिकुलर आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है ना। खास तो जैसे अब 2 मार्क्स में पूछने के हिसाब से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मौखिक लिखित तो खैर सभी को पता है। प्रतीकात्मक संचार जैसे पूछ सकता है वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। अधोगामी डाउनवर्ड बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी अपवर्ड बोलते हैं, ये पूछ सकता है। शाब्दिक तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं, अशाब्दिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी बहुत कॉमन चीजें जैसे मौखिक है तो सभी जानते हैं, लिखित सभी जानते हैं। और अनौपचारिक संचार में ग्रे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर ग्रे पॉइंट भी पूछ सकता है, ग्रे पॉइंट क्या है ना। तो इसको भी जो है आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ओवरऑल क्वेश्चन संचार के प्रकार का बनना थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ, तो हम पहले पढ़ेंगे संगठन के आधार पर। ये अलग अलग आधारों पर प्रकार बताए गए हैं। संगठन के आधार पर औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। माध्यम के आधार पर इसमें मौखिक, लिखित, प्रतीकात्मक है।
प्रवाह के आधार पर अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज, और अभिव्यक्ति के आधार पर है शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल, नॉन वर्बल। इनकी सभी की इंग्लिश आपको आगे मिलेगी। तो ये है इस तरीके से इसके प्रकार, इन सभी का डिटेल आगे करना है। तो संगठन के आधार पर दो प्रकार इसमें बताए गए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक प्रकार। अनौपचारिक संचार को ग्रेपवाइन भी कहा जाता है। ग्रेपवाइन को हिंदी में बोलते हैं अंगूर लता। ग्रेपवाइन मतलब अंगूर लता, इसको हिंदी में बोला जाता है। ग्रेपवाइन इंग्लिश टर्म है, हिंदी में उसको अंगूर लता बोला जाता है। अंगूर लता का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अंगूर की जो बेल होती है वो संगठन में किसी पौधे में कहीं भी छा जाती है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं कि कहाँ से कहाँ जाएगी, कहीं भी जो है वो छा जाती है। वैसे ही संगठन में अनौपचारिक संचार होता है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं, कोई क्रम नहीं, ऑर्डर नहीं है, कहीं भी जो है जाकर के वो फैल जाती है। तो जिस तरीके से अंगूर लता होती है, अंगूर की बेल होती है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, वैसे ही जो है अनौपचारिक संचार संगठन में होता है। और इस मत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कीथ डेविस, यानी कीथ डेविस ने अनौपचारिक संचार को ग्रेपवाइन नाम दिया है। ये पर्टिकुलर वर्ड उनकी देन है। और फिर इसमें अनौपचारिक संचार में अफवाह है, गपशप है, प्रायिकता गुच्छ है, ये आगे हम आएंगे शब्द पढ़ने में। ठीक है।